एतिहाद एयरवेज के बीच 2058 करोड़ के सौदे को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह मुलाकात राजनीतिक मुलाकात थी, क्योंकि सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष हैं और चौधरी अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोकदल सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। समझा जाता है कि दोनों के बीच बातचीत में जेट एतिहाद सौदा भी चर्चा में आया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के गुरदास दास गुप्ता, तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी और जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने सौदे पर आपत्ति जताई है और इनमें प्रत्येक ने अलग अलग प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सौदे का विरोध किया है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में एक वक्तव्य जारी कर इस तरह की रिपोर्ट को खारिज किया है कि इस सौदे को लेकर सरकार के अंदर कोई मतभेद है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जेट एयरवेज के शेयर एतिहाद को बेचने के सौदे की जांच की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल को 10 करोड़ रुपए के रेल घुसकांड मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया है। इस मामले में बंसल के भांजे विजय सिंगला और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया है। एजेंसी ने विशेष सीबीआई अदालत में आरोप पत्र के साथ 90 गवाहों की एक सूची दायर की है और बंसल को उसमें 39वां गवाह नामित किया गया है। सिंगला के साथ रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार, बेंगलुरु स्थित जीजीट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नारायण राव मंजुनाथ, बिचौलिया अजय गर्ग और संदीप गोयल, राहुल यादव, समीर संधीर, सुशील डामा, सीवी वेणुगोपाल और एमवी मुरली कृष्ण के खिलाफ एजेंसी ने मामले में आरोप पत्र दायर किया है। मुरली और वेणुगोपाल को छोड़कर सीबीआई ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सबके खिलाफ आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। बंसल के अतिरिक्त एजेंसी ने रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष विनय मित्तल को भी अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर नामित किया है। वह इस साल 1 जुलाई को पद से सेवानिवृत्त हो गए। विशेष सीबीआई न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने गुरुवार को सीबीआई के आरोप पत्र का संज्ञान लिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई निर्धारित कर दी। अदालत ने 11 जुलाई को मुरली और वेणुगोपाल को भी तलब किया है। उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कांग्रेस छोड़ने की धमकी दे दी है। हाल के दिनों में बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह के खिलाफ एक के बाद कई तीखे बयान दिए हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस नेतृत्व असुविधाजनक स्थिति में पड़ गई। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने यूपीए सरकार को आक्रामक रुख अख्तियार करना आवश्यक माना जा रहा है। बेनी प्रसाद वर्मा एक समय समाजवादी पार्टी में थे और मुलायम सिंह के करीबी दोस्त हुआ करते थे, मगर बाद में दोनों में मतभेद बढ़ने लगे और बेनी बाबू ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। अब वो कांग्रेस में है। अगले लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का सबसे बड़ा टारगेट होगी। ऐसे में बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी को जरूरी मानते हैं। कभी भी इनको हम छोड़ सकते हैं या कांग्रेस जब चाहे तो इसके लिए हम इस्तीफा भी दे सकते हैं। कांग्रेस हमारी पसंद इसलिए है कि कांग्रेस का नेतृत्व साफ सुथरा है। सोनिया जी के राजनीति करने का तरीका हमको पसंद है और इसमें हम मंत्री बनने के लिए या एमपी जीत जाने के लिए नहीं, मैं बड़े से बड़े आदमी से लड़ सकता हूं अगर वो हमको उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से लड़ने के मामले में जरा भी रोड़ा बनेगा। मैं लड़ता रहूंगा जिंदगी भर। मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए कलंक है। जो ईमानदार लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उनका मनोबल नहीं गिराएंगे। हम उनके साथ रहेंगे और लड़ेंगे, हर हाल में रहेंगे। जिस हाल में रहेंगे उस हाल में। ईमानदार कांग्रेसी है उत्तर प्रदेश का, उसका मनोबल हमारे बयानों से बहुत ऊंचा होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा को हिदायत दी है कि वो किसी भी नेता खिलाफ कोई भी बयानबाजी न करें। आपको बता दें कि बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह यादव को कहा था कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में झाड़ू लगाने लायक भी नहीं है। उत्तराखंड में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत व सहायता मुहैया कराने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं राज्य में एक बार फिर से बारिश का खतरा मंडराने लगा है। 5 और 6 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव की चुनौतियों के बीच मौसम विभाग के मुताबिक चमोली और कुमायूं क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। उधर उत्तराखंड सरकार ने सभी तैयारियों का दावा किया है। राहत सामग्री लेकर जा रहे ट्रकों को खाली करने के लिए 5 नोडल बिंदु गौचर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर और ग्वालदम बनाए गए हैं, जहां से इसे हेलीकॉप्टर में लादकर प्रभावित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि अगर फिर से बारिश हुई तो सड़कें फिर से अवरुद्ध हो सकती हैं। लेकिन 5, 6, 7 तीनों दिन में वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी और बढ़ेगी। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का संभावना है वहाँ उत्तराखंड में। जिला अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा गया है, जिससे जान माल का नुकसान न हो।
गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज ने की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके निवास पे मुलाकात के बाद पीएम ने दिया भरोसा कि उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की 100% भरपाई करेगी केंद्र सरकार। बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री निवास यानी 7 RCR पर गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच हुई मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर प्रधानमंत्री बेहद भावुक नजर आए। मुलाकात के बाद सतपाल महाराज ने दिया बयान कि उन्होंने पीएम से गुहार की है कि बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के रास्ते को जल्द ही यात्रा के लिए खोला जा सके, जिसके बाबत प्रधानमंत्री ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए टूटे हुए रास्तों की जल्द ही मरम्मत की जाए। साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से यह भरोसा भी जताया गया कि हेलीकॉप्टरों के जरिए 4 JCB मशीन केदारनाथ पहुंचाई जाएगी, जिससे मलबे को जल्द से जल्द साफ कर मंदिर का शुद्धिकरण किया जा सके। इस मुलाकात में राजनीति नहीं बल्कि नीति पे चर्चा हुई कि किस तरीके से प्रभावित लोगों की सहायता की जा सके और बचाव और राहत के कार्य को तेजी से पूरा किया जा सके। लेकिन फिर भी ये सवाल बरकरार रह गया कि अगर प्रधानमंत्री आपदा के लिए इतने भावुक है तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं कर देते। चारधाम यात्रा पर आए लोगों को कुदरत ने जिस तरह से अपना निवाला बना लिया है, उससे देश का हर आदमी आज भी सहमा हुआ है। जिन लोगों को कुदरत ने लील लिया है, अब उनके अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन के साथ साथ गुजरात के लोगों ने भी अपनी भागीदारी तय की है। प्रदेश में आई आपदा के दौरान अपनी जान गंवा चुके लोगों के अंतिम संस्कार में पुलिस और प्रशासन पहले से ही युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, जिसको देखते हुए अब लोगों ने इस काम को जल्द ही पूरा करने के उद्देश्य से आगे आना शुरू कर दिया है। गुजरात से आए 14 लोगों का दल पुलिस और प्रशासन का हाथ बटाने उत्तराखंड आया है। उनके अनुसार हिंदू लोगों को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा, जबकि मुस्लिम लोगों को मुस्लिम प्रथा के अनुसार शवाधान किया जाएगा। गुजरात से आए 14 लोगों के इस दल ने उन लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं जो कुदरत के कोप का भाजन बन गए हैं। उत्तराखंड में दैवीय आपदा ने जान और माल को तो भारी नुकसान पहुंचाया ही है, लेकिन साथ ही साथ पर्यटन कारोबार को भी इस आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम को करीब 40 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि कुमाऊं मंडल विकास निगम को भी करोड़ों की बुकिंग कैंसिल होने से नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में आए जल प्रलय ने राज्य को हर दृष्टि से तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जहां एक और जान और माल का भारी नुकसान हुआ है, वहीं राज्य में पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार के उपक्रम गढ़वाल मंडल विकास निगम को करीब 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। तकरीबन आधा दर्जन पर्यटक आवास गृह बह गए हैं। इसके अलावा करोड़ों की बुकिंग कैंसिल हो गई है। हालांकि जल प्रलय की स्थिति गढ़वाल मंडल में है, लेकिन कुमाऊं में भी पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल दहशत के चलते पर्यटकों ने यहां आना बंद कर दिया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की तकरीबन 3.5 करोड़ की बुकिंग कैंसिल हो गई है। इसके अलावा तमाम निजी होटल में सन्नाटा बस रहा है। आपको बता दें कि पर्यटन उत्तराखंड में न सिर्फ राज्य सरकार के राजस्व का जरिया है, बल्कि रोजगारों का भी एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि बड़ी तादाद में तमाम लोग होटलों में काम करते हैं, जिससे उनके साल भर की रोजी रोटी का जुगाड़ होता है। लेकिन इस बार अधबीच में ही सीजन खत्म हो जाने से उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। उत्तराखंड में राहत सामग्री में हो रही अनियमितताओं और राहत सामग्री के सड़ने की खबरों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर भरोसा छोड़ अब खुद ही राहत सामग्री को लेकर मॉनिटरिंग की कमान अपने हाथों में ले ली है। जी हां, प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने साफ कहा है कि कई क्षेत्रों में राशन और खाद्यान्न को हवाई ड्रॉपिंग से भेजा जा रहा है। वहीं कई जगहों पर खाद्यान्न पहुंचने में परेशानी हो रही है, जहां हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न पहुंचाने के लिए रास्ते खोजे जा रहे हैं और पूरा काम वे खुद देख रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून समेत कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राहत सामग्री आ रही है, लेकिन वो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कई स्थानों पर सड़ रही है। वहीं महाराणा प्रताप स्टेडियम में भी रखा राहत सामग्री खराब हो रही है। गंगा का रौद्र रूप आगामी दिनों में शिव की नगरी काशी में दिख सकता है। जून माह के अंतिम दिनों में और जुलाई के शुरुआत में गंगा का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि जिला प्रशासन भी संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अगर गंगा के जलस्तर में ऐसी ही वृद्धि जारी रही तो निश्चित है कि गंगा यहां सन 1978 के बाद एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखा सकती है। हालांकि खतरे का निशान अभी 6 मीटर दूर है, लेकिन गंगा में आए बाढ़ में अचानक तेजी हो जाने के कारण लोगों की नींद उड़ गई है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। संपर्क मार्ग पूरी तरह से कट गए हैं। ऐसे में लोग बेहाल और परेशान हैं। पूर्वांचल की नदियों में नेपाल की पहाड़ियों से आने वाले पानी ने कहर मचा दिया है। नदियां उफान पर हैं और लोग परेशान और बेहाल हैं, यानी बाढ़ का कहर जारी है। बात गोरखपुर की करें तो राप्ती की सहायक नदियों में बढ़ रहे पानी ने कई गांवों को मुख्य मार्ग से काट दिया है। बाढ़ के पानी से घिरे इन गांवों में लोगों का आवागमन अब नाव के जरिए हो रहा है। गोरखपुर जिले की सहजनवा के 24 गांवों को मैरून घोषित किया जा चुका है। वहीं आमी नदी में आई बाढ़ से 50 अन्य गांव भी इसकी चपेट में आए हैं, जबकि बस्ती में कुआनो नदी के कहर से गणेशपुर, दुबौला, टिनीच, गौर, बभनान, बेलघाट, मुसहा, जलेबीगंज, पैकोलिया जैसे कस्बों का संपर्क मुख्य मार्गों से कटने के कगार पर है। वहीं बाढ़ के कहर से सिद्धार्थनगर जिले में स्थिति काफी नाजुक है। जिले में बहने वाली सभी नदियां खतरे के निशान से कुछ ही नीचे बह रही हैं। बाणगंगा नदी, राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती, कूड़ा नदी, घोगी नदी, तेलार नाला और जमुआर नाले में पानी लगातार बढ़ रहा है। बूढ़ी राप्ती और बाणगंगा नदी के दुआबे में बसे कई गांव पानी से घिर गए हैं। यहाँ की सड़कें पानी में डूब जाने के चलते लोगों को अपने घर से बाहर निकलने को सड़क पर कमर तक पानी में से होकर जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बाढ़ के कहर से जहाँ जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, वहीं फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जल ही लोगों के जीवन के लिए अभिशाप बन जाए तो फिर क्या कहना। 3 दिनों से लगातार राप्ती नदी और आमी नदी की उफान ने कई गांवों को अपने चपेट में ले लिया है। यही नहीं, सन 1998 में आई हुई बाढ़ को भी ये रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। कई गांव इसमें मैरून हो गए हैं। लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक खाने पीने के लिए लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो कहा जाता है जीवन की अंतिम संस्कार, जिसे सौदा कहते हैं, वो अभी करने के लिए लोग अपने छत पर मजबूर हैं, क्योंकि जिस स्थल पर सौदा किए जाते हैं उस स्थल पर पानी का जमावड़ा हो जाने के कारण लोग अपने ही छतों पर सौदा करने के लिए मजबूर हैं। इस भयावह स्थिति में शासन और प्रशासन नपुंसक बना हुआ है। न ही इनकी सुध लेने के लिए और न ही इनके पास होने वाले बीमारियों की दवा के लिए कोई सुविधा मुहैया कराई गई है। पंडसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से शारदा व घाघरा उफनाई हुई है, जिसका खामियाजा सीतापुर के इन गांजरी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। सीतापुर जिले में लगातार उफना रही घाघरा व शारदा नदियों ने करीब 200 गांवों को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। हजारों लोग पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। उनकी खेती और जमीनें नदियों के कटान में बह गई हैं। प्रशासन से उनको कोई खास मदद नहीं मिल सकी। बाढ़ से परेशान लोगों का आरोप है कि अधिकारी आते हैं लेकिन मदद की बजाय पिकनिक बनाकर वापस लौट जाते। अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई ठोस मदद नहीं मिल सकी है। यही वजह है कि अब लोग गाँव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ की इस विभीषिका ने सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को प्रभावित किया है। आर्थिक रूप से भी उन्हें कमजोर कर दिया है, क्योंकि उनकी सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। अब उनके सामने ये सवाल है कि इस मुश्किल घड़ी में वो करें तो क्या करें, क्योंकि उनके पास ना तो कोई खास प्रशासनिक मदद है और ना ही रहने को कोई ठीक तरह का आसरा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। मुद्दा था कानून व्यवस्था। इस बैठक में शामिल हुए प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और गृह विभाग के दूसरे अफसर। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही वाराणसी में हुए शूटआउट में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर विवेचना करने के निर्देश दिए। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में बुलाई अहम बैठक। इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के अलावा गृह विभाग के कुछ अफसर शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों से कानून व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। इसके अलावा वाराणसी में हुए शूटआउट की जानकारी भी ली और इस घटना की विवेचना में ज्यादा से ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की इस बैठक में अपराध रोकने के लिए CCTNS योजना की प्रगति के बारे में भी बात की गई। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने इस योजना पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में क्राइम कंट्रोल के लिए थानों को कंप्यूटर से जोड़कर उनका नेटवर्क बनाने की योजना है। पहले चरण में इसे 3 जिलों में शुरू किया जाना है। इसकी चरणवार प्रगति की भी चर्चा हुई। कानून व्यवस्था जैसा आप जानते ही हैं कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और उनका हमेशा ही जोर रहता है तकनीकी के प्रयोग पे, जो हम लोग कर भी रहे हैं लगातार। अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा सरकार ज्यादा से ज्यादा वादे पूरे कर रही है, फिर भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष हमेशा सरकार पर हमलावर रहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के तेवर से साफ है कि अब वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आतंकवाद और डी कंपनी से जुड़े हुए तारों के चलते जहां पुलिस कई लोगों की तलाश में जुटी हुई थी, वहीं 14 साल से फरार इन दोनों आरोपियों को आज महाराष्ट्र पुलिस ने लखनऊ पुलिस के हवाले कर दिया। 1999 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज से बरामद हुई थी AK-47 और भारी तादाद में कारतूस और मैगजीन, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को